بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में रख लेते हैं. सिर्फ वहां पर क्या होता है, डिजिटल शक्ल में आपको दिखता है कि आपके अकाउंट में आपका पैसा इतना है. अब वहां पर जाकर आप जैसे एटीएम के जरिए निकालें या दूसरी किसी चीज के जरिए निकालें, आपको वो पैसा निकल जाता है. इसी तरह से शेयर बाजार की इस्तिलाह में इसका मतलब है कागजी शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में तब्दील करना. जो शेयर सर्टिफिकेट पहले कागजी हुआ करती थी, अब बजाय कागजी सर्टिफिकेट के उसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में तब्दील कर दिया. माजी में कंपनियों के शेयर्स को लोग कागजी सर्टिफिकेट की शक्ल में रखते थे और ये उस वक्त की जरूरत भी थी क्योंकि उस जमाने में क्या नहीं था, कंप्यूटर का इतना आम रिवाज नहीं, मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह का आम रिवाज नहीं. तो मुझे कैसे कंफर्मेशन मिले कि मैंने जो शेयर्स खरीदा है मुझे मिले हैं कि नहीं मिले हैं. तो इसको कंफर्म करने के लिए उस जमाने में क्या होता था कि शेयर्स की सर्टिफिकेट को फिजिकल शक्ल में डिलीवर करते थे. यह उस वक्त की जरूरत भी थी क्योंकि उसके अलावा उस वक्त कोई और सहूलत मैसर नहीं थी. लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिलखुसूस कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में तरक्की हुई तो उनकी आमद से स्टॉक मार्केट और बैंकिंग के मैदान में भी बेइंतहा तरक्की हुई. बैंकिंग के मैदान में भी अब तो क्या कहते हैं, डिजिटल इंडिया. 10 रुपए की चाय भी पियो तो बंदा 10 रुपए निकाल के देने के बजाय फैशन बना लिया. क्यूआर कोड है, हाँ, के क्या करता है, क्यूआर कोड करता है. क्यों कि उसको उतनी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए. क्या है, जैसे क्यूआर कोड से स्कैन किया, 10 रुपए कट गए, माशाअल्लाह करके चला गया. और इस सिस्टम ने हफ्तों के काम को घंटों में समेट दिया. कि पहले क्या होता था, 8-8 दिन होते थे एक शेयर्स को डिलीवर करने के लिए, लेकिन अब उतना नहीं होता. लेकिन उसके बावजूद अब एक बंदा एक कंपनी का शेयर्स खरीदता है तो टेक्निकली उसके डीमैट अकाउंट में आने के लिए कुछ ना कुछ वक्त जरूर लगता है. मजीद बड़ा तहफ्फुज़ के मेयार, सिक्योरिटी सिस्टम को भी बढ़ा दिया. इस सिस्टम के आने की वजह से शेयर सर्टिफिकेट या बैंक नोट को हर वक्त जेब में रखकर घूमने की जरूरत खत्म हो गई. नीज जाया हो जाने, जल जाने या चोरी होने के खदशात भी खत्म हो गए. पहले क्या होता था, भाई शेयर्स को चुरा लिया, शेयर सर्टिफिकेट को चुरा लिया, जल गया. अब वो भी नहीं. डीमैट सिस्टम बिल्कुल इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम की तरह है. जैसा कि हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं एसबीआई का, यूनो एसबीआई, इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक का, जो भी हो, इस तरह से डीमैट सिस्टम ने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, डीमैटेरियलाइज कर दिया, यानी एक पूरा डिजिटल गोया के वॉलेट बना दिया. इसके बाद खातेदार जब चाहे अपने पैसे को इंटरनेट के जरिए दूसरे के अकाउंट में मुंतकिल करते हैं. इसी तरह यहां पर भी डीमैट के जरिए अपने शेयर्स को दूसरों के अकाउंट में मुंतकिल कर सकता है. इसी तरह डीमैट एक मरतबा डीमैट अकाउंट में अपना कागजी शेयर सर्टिफिकेट जमा करने के बाद जब चाहें उसे फरोख्त करें या और किसी के अकाउंट में मुंतकिल कर दें. डीमैट सिस्टम का तरीकेकार क्या है, अब देखते हैं कि डीमैट सिस्टम जो है उसको देखा क्यों लाया, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत क्यों पेश आई. अब इसका तरीकेकार क्या है कि कागजी शेयर सर्टिफिकेट को गैर मादी यानी बरकी इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में तब्दील करने के लिए 3 बड़े इदारे मामूर हैं. कितने बड़े इदारे, 3 बड़े इदारे. ये इदारे शेयर सर्टिफिकेट को गैर मादी शक्ल में तब्दील करने में बहुत से लवाजिमात को पूरा करते हैं. मसलन शेयर खरीदार के लिए अकाउंट खोलना, उसके शनाख्ती दस्तावेज की तहकीक करना, शेयर जारी करदा कंपनियों से मुरासला करना, राबिता करना और शेयर सर्टिफिकेट के बारे में तहकीक करना वगैरह. अब फर्ज करें कि मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदा, अब मेरे अकाउंट डिटेल्स चेक करना, मेरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और इसी तरह से जो बंदा बेच रहा है क्या वो हकीकत में भी शेयर्स ही को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, इसकी कंफर्मेशन वगैरह क्या करते हैं, ये सिस्टम करते हैं. जिसमें 3 इदारे होते हैं. सबसे पहले डिपॉजिटरी इदारा, दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तीसरा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और चौथा इसी के तहत में आएगा जो आपने सुबह में बताया. डीमैट के इदारों में डिपॉजिटरी को बहुत अहमियत हासिल है.
ये सारी तफसील इसलिए बता रहे हैं ताकि ये बात समझ में आए अच्छी तरह से कि शेयर्स जो है कोई ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में खरीद लिया फौरन मिल्कियत में मुंतकिल हो गई और दूसरे मिनट में खरीदने के बाद क्यों बेच नहीं सकते। आमतौर से यही सवाल करते हैं, जब मैंने खरीद लिया तो मुझे हक होना चाहिए कि मैं बेचूं। हालांकि इतना आसान नहीं है, इतने सिस्टम से गुजर के उसको आना पड़ता है, तब जाके आपके अकाउंट में वो डीमैट क्या है T+2 के हिसाब से आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। यह इदारा शेयर सर्टिफिकेट को गैर मादी शक्ल में तब्दील करने में कलीदी रोल अदा करता है। बैरून ममालिक में स्टॉक मार्केट की तरक्की को देखते हुए हुकूमत हिंद ने 1995 में डिपॉजिटरी कायम करने का फैसला किया ताकि शेयर बाजार की तिजारत को आसान बनाया जा सके और इसमें भी जदीद तकनीकी चीजों को शामिल किया जा सके। इसी मकसद के तहत 1996 में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड का क़याम अमल में आया। मुखफ़्फ़न हम इस इदारे को NSDL कहते हैं। क्या कहते हैं? NSDL के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक और इदारा कायम किया गया जिसका नाम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड, जैसे सुबह में हजरत ने बताया CDSL। ये दोनों कौमी सतह के इदारे हैं जो शेयर सर्टिफिकेट को गैर मादी शक्ल में तब्दील करते और बरकी तौर से शेयर को दूसरे अकाउंट में मुंतकिल करने में काफी अहम किरदार अदा करते हैं। यहीं से इसी लफ्ज से समझ में आ गया होगा कि मैंने अगर फुला का शेयर खरीदा तो ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है CDSL है, वो क्या करेगा कि उसके अकाउंट से जिसके पास से मैंने खरीदा है वहां से लेके मुंतकिल करके मेरे अकाउंट में डालेगा। अब ये होता है ये प्रोसेस, यानी दूसरे के अकाउंट से मेरी मिल्कियत में आने के। मुख्तसर ये कि दोनों इदारे स्टॉक एक्सचेंज की फालियत में काफी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनकी फालियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन दिनों में 15 साल के अरसे में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। कितने? 2 करोड़ से ज्यादा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पहला देखा हमने, अब दूसरा देखते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करता है। ये 3 इदारे बताए ना डीमैट के, पहला इदारे का तो तस्किरा हो गया, अब दूसरा इदारा देखें। इस इदारे की हैसियत एक एजेंट ब्रोकर की तरह है। इसकी तकर्री सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के जरिए अमल में आती है। इन दौरान को हम मुख्तसरन DPS भी कहते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक सिर्फ 3 किस्म के इदारे ही DP या डिपॉजिटरी एजेंट का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। हर बंदा डिपॉजिटरी एजेंट नहीं बन सकता, पार्टिसिपेंट नहीं बन सकता। एक तो बैंक बनेगा या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, यानी गैर सरमायाकारी के दीगर गैर बैंकी इदारे। तीसरा सेबी से रजिस्टर्ड इदारे। यही इदारे हैं जो क्या करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम अंजाम देते हैं। इन इदारों का बुनियादी काम डिपॉजिटरी और सरमायाकारों के दरमियान एक एजेंट की हैसियत से काम करना, सरमायाकारों से मिलना, शेयर बाजार के सरमायाकारों का अकाउंट खोलना, सरमायाकार के शेयर्स का रिकॉर्ड रखना, नीज सरमायाकार की दरखास्त को डिपॉजिटरी तक पहुंचाना। सरमायाकार कौन है? वही शेयर होल्डर जो खरीदना चाहता है। उसके लिए क्या है, हम सोचते हैं यहां पे बटन दबाया मुझे तो आ गया, नहीं, बल्कि ये सारे काम उसको करना बाकी है, तभी जाके आपके अकाउंट में आएगा, वरना नहीं आएगा। इसी को आगे देखें। तीसरा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी इसका ताल्लुक डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से है। इस इदारे की हैसियत उन दोनों मज़कूरा इदारों की निगरान के जैसे होती है जो डीमैट के प्रोसेस को फ़आल और मजीद हमवार बनाता है। नेज स्टॉक मार्केट के लिए वज़ा करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पर जुर्माना आयद कर सकता है। किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, यानी बगैर जांच के उसको शेयर मुंतकिल कर दिया, पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना, क्योंकि उनका काम है एक प्रोसेस से चलना है, क्योंकि यहां पर माल का तबादला माल से हो रहा है, पैसे का मामला है, इसके लिए सारी एहतियात बरतना जरूरी और लाजिमी है। तो फिर क्या करता है, अगर कानून की खिलाफ वर्जी करने पर उन पर जुर्माना आयद कर सकता है या उनका लाइसेंस मनसूख कर सकता है। सेबी डिपॉजिटरी की हरकत और सकनात पर नजर रखती है ताकि शेयर बाजार में कोई बदमजगी ना पैदा हो।
सौदा मुकम्मल हो जाने के बाद शेयर्स की मुंतकिली का तरीका। ये तो अब तक देखा हमने बुनियादी तरीके कि डीमैट सिस्टम क्या है, डीमैट सिस्टम में कितने तरह के इदारे होते हैं। अब इन इदारों के जरिए जो क्या होता है, सौदा मुकम्मल होने के बाद शेयर्स जो मुंतकिल होता है वो कैसे होता है देखेंगे। शेयर बाजार में तिजारत मुकम्मल हो जाने के बाद शेयर सर्टिफिकेट की मुंतकिली, ट्रांसफर के तरीके को सेटलमेंट रोलिंग कहते हैं कि भाई एक पूरा काम हो गया, अक्द ताम हो गया कहते हैं ना, जैसे अरबी में। इस तरह से शेयर्स की एक आदमी ने खरीदा, दूसरे आदमी के पास चला गया, एक मामला मुकम्मल हो गया, तो इसको अंग्रेजी इस इस्तिलाह में क्या कहेंगे, सेटलमेंट रोलिंग कहते हैं। एक मर्तबा शेयर फरोख्त हो जाने के बाद शेयर्स को खरीदार के पास भेजना होता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की मदद से स्टॉक मार्केट ने इस अमल के लिए एक मुतअय्यना मुद्दत मुकर्रर की है। किसने? स्टॉक मार्केट ने, हमने नहीं, आपने नहीं, और इसी तरह से खरीदार ने नहीं, बल्कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो स्टॉक मार्केट है, वो खुद कहता है कि आपका ये सौदा मुकम्मल इसी वक्त होगा। किस वक्त होगा? एक मुतअय्यना मुद्दत मुकर्रर की है। इस मुद्दत को शेयर बाजार की इस्तिलाह में T+2 या T+1 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? T+2 या T+1। यानी अभी T+2 ट्रेडिंग डे प्लस 2 डे, ट्रेडिंग डे प्लस 1 डे। आज मैंने खरीदा तो कल का दिन, आज मैंने खरीदा तो परसों का दिन, आज मैंने खरीदा, आज ही नहीं भेज सकते। क्यों नहीं बेच सकते? खुद स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि आपका सौदा उसी वक्त मुकम्मल होगा जब T+2 या T+1 के अंदर में है। T+2 क्या कि बहुत सारी कंपनियों का शेयर अगर मैं खरीदता हूं तो उस कंपनी का शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में आने के लिए 3 दिन लगते हैं। जिस दिन खरीदा उसके अलावा 2 दिन। बाज़ कंपनियों के लिए अभी चंद कंपनियों को डीमैट सिस्टम में थोड़ा घटाया है, प्रोसेस को तेज किया है, क्योंकि एक बंदा नहीं खरीद रहा है, 10 बंदे नहीं खरीद रहे हैं। जैसे हमने देखा 20 करोड़, कितने हजार करोड़, 20,000 करोड़, जब इतने लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या है सिस्टम ऑटोमेटिकली, अभी ये आई का जमाना इतना जल्दी नहीं आया। बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत आप कहां की बातें कर रहे हैं, आप तो बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, अब तो ये आई का जमाना है। क्या जमाना है? ये आई का जमाना है। यही का जमाना है जब पूरी दुनिया में देख के तजुर्बा होने के बाद आखिर में हिंदुस्तान में आता है। अभी नहीं आया, अभी थोड़ा सब्र करें। अगर हिंदुस्तान की हुकूमत कहती है कि टी के अंदर ही आपका सौदा मुकम्मल हो जाएगा, हमें कोई हर्ज नहीं। जब आपके डीमैट अकाउंट में जिस दिन ट्रेडिंग किया उसी दिन प्रोसेस इतना स्पीड हो जाए कि आपके अकाउंट में 1 घंटे में भी आ जाए तो दूसरे घंटे में आप बेच सकते हैं। लेकिन शरीयत यह कहती है जब तक वो वक्त नहीं आएगा उस वक्त तक आप इसको फॉलो करेंगे। उस वक्त तक क्या करेंगे? इसको ही फॉलो करेंगे। आदमी कहते हैं आगे जाके होगा। भैया आगे जाके होगा ना, जब आगे आके पूछ लेना। बहुत सारे लोग पूछते हैं हजरत इसी तरह से आप उलमा लोग तो शुरू में तो नाजायज का फतवा देते हैं, बाद में फिर जायज कहते हैं। उसके लिए बड़ी मिसाल क्या देते हैं? मशहूर मिसाल क्या देते हैं? लाउड स्पीकर। बिटकॉइन की बात करें, अरे शुरू में ऐसे ही कहते हैं, बाद में जब रिवाज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आप लोग खुद फतवा देंगे। तब तक तो सब्र करो भाई। तयम्मुम की इजाजत कब है? पानी ना हो, पानी हो, बाद में पानी नहीं रहेगा तो तयम्मुम करना अभी कर लोगे? नहीं कर सकते ना। इसी तरह से ये चीजें जो है भैया आगे जाके बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज T+1 में आ गए हैं या टी ही के अंदर, यानी ट्रेडिंग डे ही के अंदर उनका मामला मुकम्मल हो जाता है। अगर हो जाए, इसका कंफर्मेशन हमें भी हो तो हम भी अपना फतवा बदल लें। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, दारुल उलूम देवबंद का, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम वगैरह का इस सिलसिले में यही फतवा है कि जब तक आपके डीमैट अकाउंट में आमतौर से T+2 के हिसाब से जब तक आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आएगा उस वक्त तक आप उस शेयर्स को दूसरे को नहीं फरोख्त कर सकते। अगर बेचेंगे तो बै क़ब्ल अल क़ब्ज़ लाजिम आएगी, बै क़ब्ल अल क़ब्ज़ लाजिम आएगी। तो यह था डीमैट सिस्टम का मुख्तसर तरीका कि डीमैट सिस्टम कैसे काम करता है, ताकि हम लोगों को मालूम हो। और खास तौर से टेक्निकल एस्पेक्ट से आप देखेंगे ना, उलमा से सवाल करते हैं तो इसी तरह के टेक्निकल बातों को कह के कंफ्यूज करेंगे
क्या करेंगे? हजरत आपको सब पता नहीं, बहुत तेज हो गया जमाना। बल्कि एक बंदे ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तो T+1 हो गया पूरे कंपनी का। मैंने कहा अच्छा T+1 हो गया, इंडिया इतनी फास्ट हो गई। जब हमने तहकीक किया तो पता चला नहीं, बाज़ कंपनियों को ट्रायल के हिसाब से दिया, अभी प्रोसेस चल रहा है। क्या देखे भाई, ये डेटा पता नहीं कितने साल पहले का है, 20,000 करोड़, अब कितने करोड़? अब तो मौलवी लोग भी आ गए माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज में। खास तौर से जब कोरोना आया तो धड़ाधड़ डीमैट अकाउंट, अब तो पता नहीं कितने हजार करोड़ हो गया होगा। तो इसके लिए इन सारी चीजों को प्रोसेस करने के लिए वक्त लगता है, तभी जाके वो मामला होगा। वरना जैसा कि हजरत शेख उल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने फिक़्हुल बुयू में लिखा है, अगर इन चीजों को नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा कि इस बाजार के अंदर जुए का दरवाजा खुल जाएगा, सट्टे का दरवाजा खुल जाएगा कि लोग क्या करेंगे, लिया बेचा लिया बेचा लिया बेचा, जैसा कि इतने सारे हुदूद और क़ुयूद के बावजूद भी लोग कर रहे हैं। आप देखें बहुत सारे लोग आकर क्या करते हैं, हजरत ये नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग में और डे ट्रेडिंग, इसके नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या फर्क है? आप लोग क्यों इतना उलझाते हैं? और बाज़े लोग तो क्या कहते हैं कि भैया मौलवियों से पूछना ही नहीं, आप जवाब ही ना दें, अगर जवाब देना है तो उनको टेक्निकल हिसाब से भी उनको मुतमईन करें।